हेलो बच्चों। तो जीओसी के लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था रेजोनेंस के बारे में, राइट? कि किस तरीके से कोई भी कंपाउंड में हम रेजोनेंस आइडेंटिफाई करते हैं, है ना? वहां पे मैंने आपको बताया था कि रेजोनेंस के लिए क्या क्या पॉसिबल कंडीशन है, राइट? क्या क्या कंडीशन था, अगर याद है तो बताओ। उसके लिए क्या होना चाहिए? कॉन्जुगेशन होना जरूरी है ना। कॉन्जुगेशन का मतलब मैंने बताया था डबल, सिंगल, डबल कॉन्जुगेशन, है ना। लाइक प्लस, सिंगल, डबल, वो भी कॉन्जुगेशन था, है ना। माइनस चार्ज होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, डबल होगा, ये भी क्या था? कॉन्जुगेशन था, राइट। तो लास्ट लेक्चर में आपने देखा कि रेजोनेंस के बारे में कि कहाँ पे रेजोनेंस होगा, कहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा, राइट। साथ में आपको मैंने ये भी बताया था कि जो कॉन्जुगेशन था वो भी कोई 3 टाइप के थे। एक कॉन्जुगेशन का क्या नाम था? नॉर्मल कॉन्जुगेशन। दूसरा मैंने बताया था एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। और तीसरा जो मैंने बताया था, जो कि मैंने बताया था इंपॉर्टेंट भी है, उसका क्या नाम था? क्रॉस कॉन्जुगेशन, राइट। क्या नाम था? क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो आज हम बात करेंगे कि कुछ एप्लीकेशन मैं बताऊंगा क्रॉस कॉन्जुगेशन के बारे में। साथ ही आज के लेक्चर में आप सीखने वाले हो स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, राइट। कि अगर मान लो अगर आप ढेर सारा कैनोनिकल स्ट्रक्चर लिख लिए, आई मीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख लिए, उसमें अगर आपको आइडेंटिफाई करना हो कि इन सब में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, ठीक है, तो आज वो चीज आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा जिसका हमें इंतजार था, मीजोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं जो हमने बताया था लास्ट क्लास में, क्रॉस कंजुगेशन, राइट। क्रॉस कंजुगेशन। क्रॉस कंजुगेशन का मीनिंग तो सबको पता होगा, है ना, कि क्रॉस कंजुगेशन का मतलब क्या होता है। देखो एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मान लो CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड O, ये आपका क्या है? NH2 मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है? क्रॉस कंजुगेशन होने वाला है। क्रॉस कंजुगेशन आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने क्या बोला था कि अगर कोई भी एलिमेंट ले लेते हो X, Y और Z, उसके लिए क्या बताया था कि X एंड Y क्या होना चाहिए? इन कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। Y एंड Z क्या होना चाहिए? कॉन्जुगेशन होना चाहिए। लेकिन X एंड Z शुड नॉट बी इन कॉन्जुगेशन, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? क्रॉस कंजुगेशन। क्लियर? तो सबसे पहले तो आप ये आइडेंटिफाई करोगे क्या इसमें क्रॉस कंजुगेशन है भी या नहीं। देखो डबल, सिंगल, डबल, है ना। यहाँ पे लोन पेयर है, लोन पेयर, सिंगल, डबल, कॉन्जुगेशन है। लेकिन क्या ये आपस में कॉन्जुगेशन है? देखो डबल, सिंगल, सिंगल, कॉन्जुगेशन में नहीं है। तो क्या ये क्रॉस कॉन्जुगेशन है? बिल्कुल क्रॉस कॉन्जुगेशन, राइट। अब हम बात करते हैं कि चलो ठीक है क्रॉस कॉन्जुगेशन है, लेकिन इसका एप्लीकेशन क्या है? वैसे कौन सी क्वेश्चन होगा जहां पे क्रॉस कंजुगेशन हम अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट। देखिए जैसे मान लो छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, कंपेयर कंपेयर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे मान लो CH2 नेगेटिव है, C डबल बॉन्ड O NH2, एक ये कंपाउंड है। दूसरा कंपाउंड मान लो कुछ इस तरीके से, CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड O CH, ठीक है। मुझे एक बात बताओ कि एक ये कंपाउंड है और एक ये कंपाउंड है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्रॉस कंजुगेशन इसमें है, इसमें है। देखो ये तो सेम कंपाउंड है, तो इसमें तो क्रॉस कंजुगेशन है। क्या यहाँ भी क्रॉस कंजुगेशन है? देखो डबल, सिंगल, डबल, कंजुगेशन है। सिंगल, डबल, यहाँ पे तो कोई लोन पेयर नहीं है, तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन है। तो ये क्रॉस कॉन्जुगेशन नहीं है, राइट। लेकिन यहाँ पे तो क्रॉस कॉन्जुगेशन है ना। चलो अच्छी बात है। अब अगर इसमें क्रॉस कॉन्जुगेशन है और आपको बताना है कि कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ क्या हो, कौन से बॉन्ड के बारे में बात कर रहा हूं मैं? ये वाले बॉन्ड के बारे में बात कर रहा हूं ना। ये मान लो X है, ये मान लो क्या है? Y। अभी तो देखने से आपको लग रहा होगा कि X एंड Y दोनों क्या होगा? इक्वल होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है। क्रॉस कॉन्जुगेशन में मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि ये जो CH2 नेगेटिव है ये इधर आना चाहेगा, जब ये ऊपर जाएगा, आई मीन इसके ऊपर क्या, कौन सा प्लस, इसके ऊपर क्या होगा? माइनस। इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस, तो इसको इलेक्ट्रॉन देने कौन? ये भी आ सकता है। इसको इलेक्ट्रॉन देने कौन? ये भी आ सकता है। तो इसका रेजोनेंस क्या होगा? इसके कारण डिक्रीज होगा, बताया था ना लास्ट क्लास में। रेजोनेंस क्या होगा? रेजोनेंस
डिक्रीज है। उसी तरीके से इसका रेजोनेंस इसके कारण भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेकिन सी डबल बॉन्ड को इसका रेजोनेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। और अगर इसका रेजोनेंस इंक्रीज हुआ, इसका रेजोनेंस अगर इंक्रीज हुआ, इसका मतलब क्या कि डबल से बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड होने का टेंडेंसी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, राइट। तो इन दोनों का रेजोनेंस डिक्रीज हो रहा है और इसका रेजोनेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कौन से केस में, क्रॉस कंजुगेशन वाले केस में, राइट। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। तो यहाँ पे तो क्रॉस कंजुगेशन है, यहाँ पे कोई क्रॉस कंजुगेशन नहीं, राइट। तो मुझे एक बात बताओ, इसका रेजोनेंस क्या होगा, ये जो डबल से सिंगल है इसका रेजोनेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। रेजोनेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस, यस और नो। इसका रेजोनेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। बट व्हाट अबाउट दिस, क्या इसका रेजोनेंस इंक्रीज होगा। देखो अगर ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट किया तो क्या होगा, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, है ना। तो यहाँ पे बॉन्ड बनाने वाला सिर्फ यही है। यहाँ पे रेजोनेंस होगा लेकिन उतना बढ़िया रेजोनेंस नहीं होगा जितना बढ़िया यहाँ पे हो रहा है। तो अगर यहाँ पे उतना बढ़िया रेजोनेंस नहीं हो रहा, लेस रेजोनेंस हुआ, यहाँ पे क्या होगा, लेस रेजोनेंस होगा। तो अगर यहाँ पे लेस रेजोनेंस है, यहाँ पे मोर रेजोनेंस है, तो डबल से सिंगल बॉन्ड होने का टेंडेंसी यहाँ पे क्या है, ज्यादा है। अगर डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड होने का टेंडेंसी ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। देयरफॉर अगर मैं इसको 1 बोलता हूँ, इसको मैं 2 बोलता हूँ, तो ऑर्डर ऑफ CO बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, बताओ। CO बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, 1 का क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सेकंड। क्लियर है, क्लियर है ना। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, देखिए। कंपेयर कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ, ठीक है। देखिए जैसे मान लो CH2 नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लो, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, ये। अब देखिएगा ध्यान से, पहले तो आप ये आइडेंटिफाई करो कि इन दोनों में कहां पे क्रॉस कंजुगेशन। देखो क्या यहाँ पे क्रॉस कंजुगेशन है, डबल सिंगल डबल, यहाँ पे तो कोई कंजुगेशन ही नहीं, ये तो क्रॉस कंजुगेशन का एग्जांपल नहीं। क्या ये क्रॉस कंजुगेशन का एग्जांपल है, बिल्कुल है, ऊपर वाला सेम एग्जांपल लिखा हूं मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉस कंजुगेशन, यहाँ पे क्रॉस कंजुगेशन है। अब आपको ये बताना है कि चलो यहाँ पे अगर क्रॉस कंजुगेशन है तो फिर ये जो कार्बन नाइट्रोजन का जो बॉन्ड लेंथ है, ये वाला है ना, ये है CN, और यहाँ पे क्या है, ये वाला बॉन्ड लेंथ, इसमें किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा और किसका कम होगा, बताओ। थोड़ा सा दिमाग लगे यहाँ ये वाला रूल कि अगर रेजोनेंस इसका डिक्रीज होगा तो रेजोनेंस डिक्रीज होने का मतलब क्या, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड होने का कैरेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, राइट। देखिए ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर है, ये क्या होगा, इधर आएगा, जब ये इधर जाएगा, हाँ। तो इसका रेजोनेंस क्या हो रहा है, इसका रेजोनेंस क्या हो रहा है, बताओ। इसका रेजोनेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है ड्यू टू दिस। बट व्हाट अबाउट दिस, क्या इसका भी रेजोनेंस डिक्रीज होगा ना, इसमें बढ़िया सा रेजोनेंस है क्योंकि इसको इफेक्ट करने वाला इधर कोई भी ग्रुप नहीं है, राइट। लेकिन यहाँ पे तो है ना। तो बताइए अगर ये इधर तो ये इधर, यहाँ पे क्या होगा, मोर रेजोनेंस, मोर रेजोनेंस। और अगर यहाँ पे रेजोनेंस बढ़िया वाला होगा तो सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड होने का कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। और आपको पता है कि अगर सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड होने का कैरेक्टर ज्यादा है मतलब बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, कम। क्योंकि आपको पता होगा कि केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा होगा कि बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ क्या होता है, हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पे आप लिख लो मोर बॉन्ड ऑर्डर, मोर बॉन्ड ऑर्डर। और अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम होगा, लेस बॉन्ड लेंथ, है ना, लेस बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा किसका हुआ, इसका हुआ, है मोर बॉन्ड लेंथ, है ना। तो ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ
कितना हो गया, किसका ज्यादा हो गया, 1 का ज्यादा हो गया एज कम्पेयर टू, ठीक है। अगर बाउंड ऑर्डर पूछा जाएगा तो क्या बोलोगे, 2 का ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू 1 है, इसको 1 लिख रहा हूँ, इसको मैं 2 लिख रहा हूँ, क्लियर है। तो ये था कुछ एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस कन्जुगेशन, राइट। इसको जल्दी से नोट डाउन करो, उसके बाद हम लोग बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। देखिए अब हम बात करेंगे लास्ट क्लास में जो मैंने आपको सिखाया था ना कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आई मीन कैनोनिकल स्ट्रक्चर किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, है ना। आज हम बात करेंगे कि अगर ढेर सारा कैनोनिकल स्ट्रक्चर आपको गिवन रहेगा, उसमें स्टेबिलिटी कैसे बताएंगे कि कौन सा कैनोनिकल स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा और कौन सा कैनोनिकल स्ट्रक्चर कम स्टेबल होगा, ठीक है। देखिए how to determine या फिर लिखो how to compare stability of different canonical structure, right? Stability of different canonical structure, ठीक है। देखिए इसके कुछ रूल्स होते हैं, समझिए ध्यान से। हाउ टू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर। देखिए रूल नंबर 1, अभी आप रूल 1 बाय 1 देख लो, ठीक है। उसके बाद मैं इसके ऊपर एक बढ़िया सा एग्जांपल कराऊंगा, उससे आपके सारे रूल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात यह है कि आपको ये देखना है कि जितने भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर हैं उसमें से कौन सा कैनोनिकल स्ट्रक्चर क्या है, न्यूट्रल है। जो न्यूट्रल वाला होगा वो सबसे ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि अगर 3 स्पीसी है, एक न्यूट्रल है, एक चार्ज है, यानी चार्ज में 2 हो गए, एक प्लस वाला हो गया, एक माइनस वाला हो गया। तो जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, जो न्यूट्रल स्पीसी होता है वो हमेशा क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, किससे, चार्ज वाले से, राइट। तो रूल नंबर 1 में लिखेंगे न्यूट्रल मॉलिक्यूल या फिर न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, चलो वही तो न्यूट्रल कैनोनिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना, न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ब्रैकेट में लिख लेना क्या, न्यूट्रल का मतलब क्या, विदाउट चार्ज, सो न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल। अगर आपको ढेर सारा कैनोनिकल स्ट्रक्चर गिवन है, उसमें सबसे पहले आपको क्या देखो कि कौन न्यूट्रल, वो सबसे ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। रूल नंबर 1, ठीक है। रूल नंबर 2, among the charge resonating structure। अब हम बात करेंगे कि जो चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसमें कैसे बताएंगे कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन कम स्टेबल होगा, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से कि अमंग द चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उसमें पॉइंट लिखना, चलो ABCD करके लिखो। ए, उसमें ए में ये लिखेगा कि जिसमें ज्यादा से ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। ये मैं सिर्फ चार्ज वाले के बारे में बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिएगा लिखिएगा मोर नंबर ऐसे लिखो, रेजोनेटिंग
having more number of covalent bond, having more number of covalent bond, more number of covalent bond and साथ में यहाँ पे ब्रैकेट में एक और चीज ऐड कर दो, मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है, मोर पाई बॉन्ड। कुछ लोग ऐसे ही बताते हैं, बुक में लिखा रहता है मोर पाई बॉन्ड, ठीक है, मोर पाई बॉन्ड, ठीक है। तो क्या लिखा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैविंग मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एंड ऑक्टेट ऑफ ऑल द एटम must be completed are more stable, बोलो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया ना कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैविंग मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। भाई मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, जिसमें ज्यादा से ज्यादा पाई बॉन्ड होगा, है ना। पाई बॉन्ड जैसे आता है तो एक कोवेलेंट बॉन्ड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ना। तो आर मोर स्टेबल एंड साथ में आपको ये भी देखना है कि ऑक्टेट ऑफ ऑल द एटम मस्ट बी कंप्लीटेड। अब जो डुप्लेट होगा उसमें डुप्लेट की बात करें, जनरली हम लोग क्या बात करते हैं, ऑक्टेट का, राइट। देखिए अब हम बात करते हैं बी में। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जिसमें लेस फॉर्मल चार्ज है, जैसे मान लो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको गिवन है, एक में एक ही चार्ज है प्लस, एक में तीन चार्ज है, प्लस है, माइनस है, प्लस है। तो जिसमें लेस फॉर्मल चार्ज होगा वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। तो चलो पॉइंट नंबर बी लिखते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैविंग लेस फॉर्मल चार्ज आर मोर स्टेबल, जिसमें कम चार्ज होगा वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, राइट। पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर सी, अब हम बात करते हैं कि देखो चार्ज अगर है तो दो चार्ज होता है, एक को बोलते हैं नेगेटिव चार्ज, एक को हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। तो बात यह है कि अगर नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होगा तो वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, और पॉजिटिव चार्ज अगर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पे होगा तो क्या होगा, वो ज्यादा स्टेबल होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, क्या लिखा, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम will be more stable, अब एक और चीज कि देखो नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये तो आप जानते हो कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि आप जानते हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट क्या होता है, इंक्रीज होता है, इसीलिए नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी क्या होता है, इंक्रीज होता है, राइट। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप में क्या होगा, आई मीन टॉप टू बॉटम आने पे क्या नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, इसका आंसर है दोनों के केस में नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी क्या होता है, इंक्रीज ही होता है। तो ये भी पॉइंट लिख लीजिएगा, ठीक है, कि लेफ्ट टू राइट स्टेबिलिटी ऑफ, दोनों लिखो एक साथ, है ना, लेफ्ट टू राइट, यहां पे लिखो क्या, टॉप टू बॉटम। अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो या फिर टॉप टू बॉटम जा रहे हो, दोनों के केस में स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होगा, राइट। क्या लिखोगे, स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज इंक्रीज, क्लियर है। अगर आपको एग्जांपल देखना तो ऐसे देखो, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है,
नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, क्या होता है मोर स्टेबल होता है। कोई पार्टिकुलर ग्रुप की बात करना चाहते हो तो ग्रुप की देख लो, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, सल्फर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना, और स्टाइल से सेलेनियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, क्या होगा मोर स्टेबल होगा, राइट। ये था आपका क्या पॉइंट नंबर 6। एक और पॉइंट है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो देखिए वो क्या है कि अगर आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर गिवन है, क्या है कि अगर आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर गिवन है उसमें अगर आपको आइडेंटिकल चार्ज दिखे, अगर आपको आइडेंटिकल फॉर्मल चार्ज दिखे ऑन एडजेसेंट एटम, वो कंपाउंड क्या होता है हाईली अनस्टेबल होता है। क्या होता है हाईली अनस्टेबल। तो ये भी पॉइंट को लिखेगा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या फिर डायरेक्ट ऐसे लिखो कि इफ आइडेंटिकल चार्ज, इफ आइडेंटिकल फॉर्मल चार्ज, if identical formal charge are present on adjacent atom, है ना, adjacent atom, क्या मैंने लिखा है if identical formal charge are present on adjacent atom then it will be highly unstable, it will be highly unstable। कभी कभी आपसे क्वेश्चन में यही पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है, कौन सा स्पीसीज है जो कि सबसे लीस्ट स्टेबल। तो जहां भी लीस्ट स्टेबल आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए वहां पे हमेशा ये वाला रूल देखें कि क्या सच में कहीं पे आइडेंटिकल फॉर्मल चार्ज एडजेसेंट एटम पे है। जिसमें भी आइडेंटिकल फॉर्मल चार्ज एडजेसेंट एटम पे होगा वो कंपाउंड क्या होगा हाईली अनस्टेबल होगा, मतलब सबसे लीस्ट क्या होगा स्टेबल होगा, राइट। इफ आइडेंटिकल फॉर्मल चार्ज आर प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट एटम देन इट विल बी हाईली अनस्टेबल। अब रही बात की आइडेंटिकल फॉर्मल चार्ज में कौन कौन आ सकता है, आप यहाँ पे एग्जांपल लिख सकते हो। जैसे मान लो प्लस प्लस है, एक साथ लिखा हुआ है, आइडेंटिकल है, रिपल्सन ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी का सबसे कम होगा, राइट। प्लस प्लस, या फिर आपको मिल सकता है माइनस माइनस मिल सकता है। प्लस माइनस नहीं मिलेगा, प्लस प्लस मिलेगा, माइनस माइनस मिल सकता है। साथ में ये भी हो सकता है लोन पेयर मिल जाए और नेगेटिव चार्ज मिल जाए, ये भी क्या है, यहाँ भी क्या होगा रिपल्सन। तो अगर आइडेंटिकल फॉर्मल चार्ज कहीं पे दिखे वो कंपाउंड क्या होता है हाईली अनस्टेबल, राइट। और हाँ, इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन करेंगे उसके लिए हमेशा रूल नंबर 1 से शुरू करेंगे। ये नहीं कि आप यहाँ से आप पहले सी देखनी है, उसके बाद ए देखनी है, उसके बाद डी देखनी, नहीं, आपको बिल्कुल रूल के अकॉर्डिंग चलना। उसी तरीके से आप कंपेयर कर सकते हो स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले आपको रूल नंबर 1 देखना है कि कोई क्या उस कंपाउंड में न्यूट्रल कंपाउंड कोई है, उस स्ट्रक्चर डिफरेंट स्ट्रक्चर जो गिवन रहेगा उसमें क्या कोई भी न्यूट्रल कंपाउंड है या नहीं। अगर है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल। नंबर 2 मैंने क्या बताया कि सब उसके बाद देखो चार्ज वाला। अब चार्ज वाले के केस में क्या देखना है कि उसमें जिसमें ढेर सारा कोवेलेंट बॉन्ड हो, ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड मतलब ज्यादा क्या होगा पाई बॉन्ड होगा, तो ज्यादा पाई बॉन्ड वाले क्या होगा ज्यादा स्टेबल, राइट। ये वाला सेकंड पॉइंट बोल रहा है। थर्ड रूल ये बोल रहा है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है लेस फॉर्मल चार्ज, जिसमें कम चार्ज वाला होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। ये वाला आपका हो गया थर्ड वाला पॉइंट। फोर्थ वाला पॉइंट क्या बोल रहा है कि नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, वो क्या होगा ज्यादा स्टेबल होगा। ये वाला फोर्थ वाला पॉइंट है। इसमें भी मैक्सिमम लोगों का कंफ्यूजन रहता है कि पहले नेगेटिव चार्ज इसके जगह पे अगर मैं पॉजिटिव चार्ज देखूं तो नहीं, आपको पहले नेगेटिव चार्ज देखना है कि नेगेटिव चार्ज क्या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है या नहीं है, उसके बाद आपको जाना है कहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अगर आप पहले पॉजिटिव चार्ज देखनी है उसके बाद अगर आपने नेगेटिव चार्ज देखा आपका आंसर आ जाएगा गलत आ जाएगा, राइट। तो पहले मैंने लिखा है कि नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम विल बी मोर स्टेबल, ठीक है। तो आपको लाइन से चलना। एंड लास्ट मैंने क्या लिखा है कि जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इफ आइडेंटिकल फॉर्मल चार्ज आर प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट एटम देन इट विल बी हाईली अनस्टेबल। ये क्या होता है हाईली अनस्टेबल, राइट। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो, इसके बाद इसके ऊपर मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है।
पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, मैं मिटा रहा हूं इसको। तो क्वेश्चन ये है, कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मिक एसिड ले लेता हूं, ठीक है, ऑफ फॉर्मिक एसिड। कोई भी एग्जांपल ले लो, फॉर्मिक, ठीक है। देखो HC डबल बॉन्ड OOH, एक ये है 1 2, और क्या हो सकता है, ये इधर, इसके ऊपर क्या प्लस चार्ज, इसके ऊपर क्या माइनस चार्ज, है ना। HCO नेगेटिव, ये O और H, है ना। और एक और चीज, ये नेगेटिव है ना, इसका लोन पेयर इधर आ जाएगा, है ना। ये इसके ऊपर क्या आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे प्लस चार्ज, ठीक है। ये मैं ले रहा हूं सेकेंड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, चलो इधर ही लिख लेता हूं, चलो यहाँ पे लिखता हूँ, है ना। HC, उसके बाद इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, ये आपका हो गया OH। ये मैंने लिखा नंबर 3। नंबर 4 भी लिख लो, है ना, लाइक दिस HCO, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये O और ये हो गया नंबर। अब आपको बताना है यहाँ पे कि कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसमें जो गिवन है सबसे ज्यादा स्टेबल है। देखो ऑर्डर, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि रूल नंबर 1 देखो कि क्या इसमें कोई न्यूट्रल स्पीसीज है, और अगर न्यूट्रल स्पीसीज है वो क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। कौन है न्यूट्रल, 1 2 3 4, मेरे हिसाब से क्या है नंबर 1, है ना। फर्स्ट वाला क्या लग रहा है न्यूट्रल, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, 1, ये हो गया 1, सबसे ज्यादा स्टेबल 1। उसके बाद मैंने क्या बताया कि चार्ज स्पीसीज में देखो, ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है। चार्ज स्पीसीज में क्या देखना है, पहला रूल क्या बताया था कि जिसमें ज्यादा से ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड हो, ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या, ज्यादा पाई बॉन्ड हो, तो जिसमें ज्यादा पाई बॉन्ड वाला होगा वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। तो बताओ, ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, किसमें ज्यादा पाई बॉन्ड है, नंबर 2 में। नंबर 2 क्या होगा, ज्यादा स्टेबल, राइट। अब हम बात करते हैं नंबर 3 एंड नंबर 4। उसके बाद मैंने क्या रूल सिखाया था कि नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल बी मोर स्टेबल। उसके बाद आपको देखना है पॉजिटिव चार्ज वाला, एंड लास्ट में आपको क्या देखना है कि अगर आइडेंटिकल फॉर्मल चार्ज अगर प्रेजेंट होगा, कहां पे होगा, एडजेसेंट एटम पे, तब हम उसको क्या बोलेंगे, ज्यादा स्टेबल बोलेंगे, राइट। तो देखिए ये हो गया 2, उसके बाद 3 कौन होगा, ये होगा या ये होगा। देखो नेगेटिव चार्ज कहां पे है, यहाँ पे। नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, नेगेटिव चार्ज कहां पे, कार्बन पे। कौन ज्यादा स्टेबल, ऑक्सीजन होगा या कार्बन होगा, मेरे हिसाब से क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। तो अगर ऑक्सीजन होगा तो मतलब स्टेबिलिटी क्या हो गया, उसके बाद 3 और लास्ट में क्या आ जाएगा, नंबर 4, ठीक है ना। चलिए तो इसको नोट डाउन करो, इसके बाद हम बात करते हैं, एक और एग्जांपल आता हूं, ठीक है, करो। देखिए अब यहाँ पे हम कैसे करेंगे बताओ, सेकंड क्वेश्चन जो मैंने दिया आपको, CH3C डबल बॉन्ड OS नेगेटिव, CH3C डबल बॉन्ड S और यहाँ पे O नेगेटिव। तो रूल नंबर 1 क्या बोलता है कि अगर न्यूट्रल स्पीसीज हो वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे दोनों के दोनों क्या है, चार्ज। तो चार्ज वाले के ऊपर बात करते हैं। अब चार्ज वाला में पहला केस मैंने क्या बताया था, पहला रूल कि जिसमें ज्यादा से ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड होगा, ज्यादा से ज्यादा पाई बॉन्ड होगा, वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा।
मेरे हिसाब से देखो ये भी, यहाँ पे भी एक पाई बॉन्ड है, यहाँ भी एक पाई बॉन्ड है, ये वाला भी रूल फेल हो गया। हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैंने क्या बोला था कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैविंग लेस फॉर्मल चार्ज विल बी मोर स्टेबल। यहाँ भी एक चार्ज है, यहाँ भी एक चार्ज है, ठीक है, ये वाला भी फेल हो गया। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैंने क्या बताया था कि नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम विल बी मोर स्टेबल, राइट। तो क्या नेगेटिव चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब मुझे एक बात बताओ कि ऑक्सीजन और सल्फर में दोनों मुझे लग रहा है कि सेम ग्रुप का है, राइट। तो टॉप टू बॉटम जाने पे नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है और सल्फर के ऊपर नेगेटिव है, तो किसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, सल्फर का या ऑक्सीजन का? आंसर क्या होगा, सल्फर का। तो ये ऑर्डर क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। क्लियर है ना, बताया था ना, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, नेगेटिव चार्ज स्टेबिलिटी क्या होता है, इंक्रीज करता है, इधर भी इंक्रीज करता है, इधर भी इंक्रीज करता है ना। आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। अब जो थर्ड वाला क्वेश्चन है उसमें थोड़ा दिमाग लगेगा, ठीक है। इसमें सारे के सारे चार स्पीसीज हैं, ए बी सी डी, ठीक है। चलो तो रूल नंबर 2 से शुरू करते हैं। अगर चार्ज स्पीसीज हो उस केस में मैंने क्या बताया था कि जिसमें ज्यादा से ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड हो, आई मीन ज्यादा पाई बॉन्ड होगा, वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, राइट। देखिए फर्स्ट वाला में कितने पाई बॉन्ड, 2 है, यहाँ भी 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड। तो इतना तो क्लियर हो गया कि ए एंड बी जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू सी एंड डी, है ना। इतना तो आप बोल सकते हो कि ए एंड बी जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा किससे, सी एंड डी से, इतना तो बोल सकते हो। अब मुझे एक बात बताओ कि ए और बी में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं रूल को। तो चलो सेकंड वाला रूल तो ये बोलता है कि जो जिसमें ज्यादा पाई बॉन्ड हो। उसके बाद वाला क्या बोलता है कि जिसमें लेस फॉर्मल चार्ज हो वो ज्यादा स्टेबल हो। यहाँ भी 2 चार्ज है, यहाँ भी 2 चार्ज है, ये वाला भी फेल हो गया। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या बोलता है कि नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। उसके बाद पॉजिटिव चार्ज देखना है। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज किस पे है, नाइट्रोजन पे है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज किस पे है, कार्बन पे है। तो आप खुद ही बताओ कि कार्बन का नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा या नाइट्रोजन का। लेफ्ट टू राइट नेगेटिव चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होता है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। तो ए और बी में अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से जो ओवरऑल ऑर्डर आने वाला है वो कुछ इस तरीके से आएगा, ए ग्रेटर देन बी, राइट। ए और बी तो हो गया। अब हम बात करते हैं सी एंड डी के बारे में। सी का ये सी है और ये डी, यहां भी एक पाई बॉन्ड, यहां भी एक पाई बॉन्ड। फिर से वही काम कि नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम विल बी मोर स्टेबल। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे क्या है, कार्बन पे है, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज किस पे है, नाइट्रोजन पे। तो नाइट्रोजन वाला क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू कार्बन वाला। तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब ऑर्डर क्या होगा, ए बी, उसके बाद डी, और उसके बाद क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बोलो क्लियर है। तो कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपको बताना होगा स्टेबिलिटी, कंपेयर करना होगा डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का, उसमें आपको हमेशा रूल से चलना है। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4 एंड रूल नंबर 5, कुछ इस तरीके से, राइट। तो चलो इसको नोट डाउन करो। इसके बाद हम बात करते हैं, है ना, मीजोमेरिक इफेक्ट के बारे में, ठीक है। पूरा हमने रेजोनेंस पढ़ लिया अच्छे तरीके से। हमने रेजोनेंस के बारे में स्टेबिलिटी भी देख लिया कि किस तरीके से स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंपेयर करते हैं, है ना। हमने ये भी सीख लिया रेजोनेंस में कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर, आई मीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। कॉन्जुगेशन क्या होता है, नॉर्मल, एक्सटेंडेड, है ना, क्रॉस कंजुगेशन। क्रॉस कंजुगेशन का हमने एप्लीकेशन भी देख लिया, राइट। चलो अब बारी आती है किसके बारे में, मीजोमेरिक इफेक्ट के बारे में, ठीक। देखिए इसको मैं मिटा रहा हूं। अब मीजोमेरिक इफेक्ट शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब पूरा रेजोनेंस खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या, मीजोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। क्योंकि देखो मीजोमेरिक इफेक्ट जानने से पहले आपको रेजोनेंस का आइडिया होना बहुत जरूरी है, राइट।
अगर आपको रेजोनेंस नहीं आएगा फिर आप ये बोलोगे कि जो रेजोनेंस इफेक्ट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मीजोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जहां पे मीजोमेरिक इफेक्ट होगा ना वहां पे रेजोनेंस इफेक्ट होगा, आई मीन वहां पे रेजोनेंस होगा। लेकिन जहां पे रेजोनेंस होगा वो जरूरी नहीं है कि वहां पे मीजोमेरिक इफेक्ट भी हो। ठीक है, ये चीज आना बहुत जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। मीजोमेरिक इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट मैंने आपको बता दिया हूं। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट वो था जिसमें डिस्टेंस डिपेंडेंट था, वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता था। वहां पे आपको मैंने सिखाया था प्लस आई क्या होता है, माइनस आई क्या होता है, राइट। उसी तरीके से यहाँ भी हम लोग बात करेंगे प्लस एम एंड माइनस एम के बारे में, राइट। लेकिन सबसे पहले मीजोमेरिक इफेक्ट का मतलब तो समझ लें, है ना। देखिए मीजोमेरिक इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट का मतलब ये होता है कि द रेजोनेंस ऑफ एनी इफेक्ट, क्या द रेजोनेंस ऑफ एनी इफेक्ट, उसी को हम क्या बोलते हैं, मीजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो लिखिएगा द रेजोनेंस ऑफ, या फिर सीधा ऐसे ही बोल सकते हो कि द रेजोनेंस ऑफ एनी ग्रुप बोल दो, या फिर सीधा रेजोनेंस इफेक्ट बोल दो, उसी को हम क्या बोलते हैं, मीजोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, देखिए द रेजोनेंस ऑफ द रेजोनेंस ऑफ एनी ग्रुप is known as mesomeric effect, and the group का मतलब क्या, फंक्शनल ग्रुप है, ब्रैकेट में लिखते हो फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप है ना। एंड द ग्रुप इज नोन एज मीजोमेरिक ग्रुप। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, मीजोमेरिक। ठीक है, क्लियर है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मीजोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक नोट करके पॉइंट लिखेगा, तो लिखना यह है कि एवरी रेजोनेंस इफेक्ट या फिर एवरी मीजोमेरिक इफेक्ट लिखो, है ना, क्या, एवरी मीजोमेरिक इफेक्ट, एवरी मीजोमेरिक इफेक्ट, एवरी मीजोमेरिक इफेक्ट इज अ रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, बट reverse is not true, but reverse is not true का मतलब समझ में आया। जैसे आप बोलते हो ना वाइस वर्सा, है ना, वाइस वर्सा का मतलब समझ में आता होगा, है ना, कि एवरी मेसोमेरिक इफेक्ट इज अ रेजोनेंस इफेक्ट एंड एवरी रेजोनेंस इफेक्ट इज अ मेसोमेरिक इफेक्ट। लेकिन ये यहाँ पे वो चीज नहीं, जहां पे मेसोमेरिक इफेक्ट होगा वहां पे रेजोनेंस होगा ही होगा, लेकिन जहां पे रेजोनेंस होगा वहां पे जरूरी नहीं है कि मेसोमेरिक हो ही। क्लियर है, ये होता है दोनों में डिफरेंस, कि मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट में क्या डिफरेंस है। हाँ, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि मेसोमेरिक इफेक्ट उसी को बोलते हैं जिसको क्या बोलते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं, लेकिन वो हर जगह पे सही नहीं है। ठीक है, चलिए इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। देखो जैसे मान लो कोई भी कार्बन का कोई ग्रुप है, चलो एक एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मान लो CH2, CH2 नेगेटिव C, चलो नॉर्मल एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, एक कार्बन कुछ इस तरीके से, यहाँ पे कोई Y है। दूसरा एग्जांपल मान लो, चलो पहले इसको एक लोन कर देता हूं। इसमें अगर मान लो रेजोनेंस है, अब रेजोनेंस के लिए क्या होना चाहिए भाई, डबल बॉन्ड होना जरूरी है। ठीक है, तो मान लो डबल, यहाँ पे डबल बॉन्ड ले लेता हूँ। ठीक है, डबल सिंगल रेजोनेंस हो गया ना, रेजोनेंस। ठीक है, तो अगर इसका टेंडेंसी अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का होगा,
क्या, अगर इसका टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का हो, अगर ये इधर डोनेट करे, ये कहाँ चला जाएगा, इधर आ जाएगा, तो अगर इसका टेंडेंसी डोनेट करने का होगा, उस केस में हम बोल देंगे इसको प्लस मीजोमेर इफेक्ट। क्या बोलेंगे, प्लस एम इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट। प्लस एम इफेक्ट का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी, क्या, दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी वाया रेजोनेंस। ये चीज आपको ऐड करना बहुत जरूरी है। लेकिन वही अगर एक और एग्जांपल ले लो, लाइक दिस, चलो मैं NO2 ले लेता हूं, ठीक है, N डबल बॉन्ड O। यहाँ पे ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, है, नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा था, प्लस था। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होगा, ये बॉन्ड इधर आने वाला। स्टार्टिंग में वाला क्या था, यहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा, विड्रॉ कर रहा। इसको हम पता क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं माइनस एम इफेक्ट। क्या बोलते हैं, माइनस एम इफेक्ट। रेजोनेंस तो यहाँ भी है, देखो, डबल सिंगल डबल, है ना। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी वाया रेजोनेंस। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी है, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, विड्रॉइंग टेंडेंसी। एक रफ आइडिया आपको हो गया होगा कि प्लस एम कब होगा, माइनस एम कब होगा। जैसे एक और बढ़िया सा एग्जांपल ले रहा हूं, देखो ध्यान से। ये अल्कोहल है, सॉरी फेनॉल। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे फेनॉल जो है, यहाँ पे प्लस एम होने वाला है या माइनस एम होने वाला है। ये जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, ये इसका टेंडेंसी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट का होगा या इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का होगा। मेरे हिसाब से क्या होने वाला है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी। देखो ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या होगा, यहाँ पे आएगा, ये इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी है, तो यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे, प्लस एम इफेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्लस एम इफेक्ट। और आपको तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आता ही है, चलो इसको कर लेते हैं, बताओ क्या क्या होगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा ना, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके ऊपर कौन सा चार्ज, प्लस का चार्ज है ना। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, ये डबल, ठीक है। जब ये इधर तो ये इधर है ना, बताइए क्या होने वाला है, कुछ इस तरीके से आ जाएगा ना, डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ, ये डबल बॉन्ड तो पहले से था, हाइड्रोजन प्लस, राइट। इसके बाद का सीन क्या है, ये इधर तो ये इधर, तो बताइए क्या होने वाला है। यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज है ना, ये डबल बॉन्ड पहले से था, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये हो गया हाइड्रोजन, दोनों से है ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक। इसके बाद का सीन क्या है, ये अपना इलेक्ट्रॉन अपना लेकर के चला गया है ना, यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ वाला चार्ज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, राइट। देखिए है ना, ये इधर तो ये उधर है ना, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये आपका हो गया ऑक्सीजन के ऊपर, क्लियर, ये आपका हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, है ना। तो यहाँ पे क्या है, प्लस एम इफेक्ट है। इसी तरीके से मैं आपको एक माइनस एम इफेक्ट वाला ही बताता हूँ, और आपको मैं आज दिखाने वाला हूँ कि अगर आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर गिवन होगा, कोई मॉलिक्यूल गिवन होगा, और उसमें अगर आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि किसमें प्लस एम होगा और किसमें माइनस एम होगा, वहां पे आप कैसे देख करके बता सकते हो। तो देखो इसका एक ट्रिक है, पहले आप इसको नोट डाउन करो जल्दी से। देखिए इसको मैं मिटा रहा हूं, मीजोमेरिक इफेक्ट है ना, देखिए सबसे पहले मैं एक माइनस एम इफेक्ट वाला एग्जांपल कराता हूं, ठीक है, उसके बाद मैं आपको दूंगा क्वेश्चन, ठीक है। देखो
देख करके बताइए प्लस एम होगा या माइनस एम होगा। ऑक्सीजन के ऊपर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा ना, इसके ऊपर प्लस चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, विड्रॉ करेगा, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, माइनस एम इलेक्ट्रॉन, राइट। कुछ वैसा भी एग्जांपल आज मैं कराने वाला हूं जहां पे प्लस एम एंड माइनस एम दोनों आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन वहां पे हम लोग जनरली एक्सपेरिमेंटली हम वहां पे बताएंगे, ठीक है। देखो तो बताइए यहाँ पे क्या होने वाला है, ऑक्सीजन अगर अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे कौन सा चार्ज, प्लस का चार्ज, ये कुछ इस तरीके से देगा, है ना। तो बताइए इस तरीके से इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, है ना, CHO नेगेटिव, ठीक है। ये प्लस चार्ज ऐसे कुछ इस तरीके से। इसके बाद में क्या सीन है देखो, डबल बॉन्ड CH है वो नेगेटिव है ना, ये इधर नेगेटिव प्लस माइनस डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड आ गया, ये प्लस चार्ज यहाँ पे, ये कुछ इस तरीके से डबल बॉन्ड तो है ना। इसके बाद का क्या सीन है बताओ, ये प्लस चार्ज, ये इधर प्लस माइनस डबल बॉन्ड, तो प्लस चार्ज कहाँ पे, यहाँ पे आ गया है ना, प्लस माइनस डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड CHO नेगेटिव, क्लियर है। इसके बाद का क्या सीन है बताओ, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे माइनस प्लस डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे प्लस चार्ज प्लस माइनस डबल बॉन्ड, फिर से आ गया ना पुराना वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। इस तरीके से आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते, राइट। लेकिन अगर आपको मॉलिक्यूल गिवन होगा, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन से केस में प्लस एम होता है और कौन से केस में क्या होता है, माइनस एम। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि देखो मैंने इंडक्टिव फेट के लिए तो मैंने आपको बता चुका हूं, है ना। यहाँ पे आप कैसे बताओगे किसमें प्लस एम होगा किसमें माइनस एम होगा, तो देखो इसका क्या ट्रिक है, नोट करके लिखना, ठीक है। नोट, देखिए ट्रिक ये है कि जो डायरेक्टली कनेक्टेड है ना, जैसे यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्टेड कौन है, कार्बन है या ऑक्सीजन, कार्बन। तो जो डायरेक्टली कनेक्टेड जो एटम होगा, अगर उसके पास लोन पेयर होगा तो वो जनरली क्या होता है, प्लस एम होता है। और अगर डायरेक्टली कनेक्टेड वाला एटम उसके पास डबल बॉन्ड होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, वहां पे क्या होने वाला होगा, माइनस एम होने वाला, राइट। तो ट्रिक को अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लेना कि डायरेक्टली कनेक्टेड एटम, डायरेक्टली कनेक्टेड एटम, डायरेक्टली कनेक्टेड एटम, डायरेक्टली कनेक्टेड एटम, उसके पास क्या होगा, इफ लिख लो स्टार्टिंग में ना, इफ डायरेक्टली कनेक्टेड एटम हैव लोन पेयर, अगर लोन पेयर होगा तो हम वहां पे क्या बोलेंगे प्लस एम। और अगर इफ डायरेक्टली कनेक्टेड एटम हैव डबल बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड होगा, पूरा लिखो अच्छे से, इफ डायरेक्टली कनेक्टेड एटम हैव डबल बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड होगा तो हम वहां पे क्या बोलेंगे, माइनस एम, ठीक है। चलो कुछ एग्जांपल दे रहा हूं आपको, बताओ इसमें प्लस एम होगा या माइनस एम होगा। 1 OCH3 है। सेकेंड एग्जांपल मान लो कुछ इस तरीके से, थर्ड एग्जांपल मान लो कुछ इस तरीके से, फोर्थ एग्जांपल, NH2। चलिए बताइए किसमें प्लस एम होगा और किसमें माइनस एम होगा, बताइए ऑर्डर। देखो मैंने क्या लिखा है कि अगर डायरेक्टली कनेक्टेड एटम के पास लोन पेयर होगा वहां पे क्या बोलना, प्लस एम बोलना।
और अगर डबल बॉन्ड होगा तो आप वहां पे आप क्या बोलना, माइनस एम बोलना। डबल बॉन्ड में माइनस एम, लोन पेयर में प्लस एम, राइट। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्टेड कौन है, ऑक्सीजन है। क्या यहाँ पे डबल बॉन्ड है, नहीं। क्या यहाँ पे लोन पेयर है, हाँ बिल्कुल लोन पेयर है। अगर यहाँ पे लोन पेयर है क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या होगा, प्लस एम होगा, राइट। यहाँ पे आ जाओ, डायरेक्टली कनेक्टेड को देखना है ना कि उसके नेक्स्ट कार्बन को देखना है। नेक्स्ट कार्बन वाला जो है उसके जस्ट एडजेसेंट कार्बन एटम है, उसके पास डबल बॉन्ड है ना, हमें तो उससे नहीं देखना, हमें क्या देखना कि जो डायरेक्टली कनेक्टेड होगा, है ना, रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा, वो क्या है, ऑक्सीजन है। क्या इसके पास लोन पेयर है, बिल्कुल है। इसको क्या बोलेंगे, प्लस एम बोलेंगे। डायरेक्टली कनेक्टेड कौन है, सल्फर है। क्या इसके पास लोन पेयर है, बिल्कुल नहीं। डबल बॉन्ड है, हाँ है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, माइनस एम बोलेंगे। यहाँ पे आ जाओ, NH2, क्या यहाँ पे डबल बॉन्ड है, बिल्कुल नहीं। क्या लोन पेयर है, हाँ बिल्कुल है ना, लोन पेयर। तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, प्लस। यहाँ पे प्लस एम हो गया, ये माइनस एम हो गया, प्लस एम, ये आपका क्या हो गया, प्लस एम। बोलो क्लियर है। इसको जल्दी से नोट डाउन करो। इसके बाद मैं एक ऐसा स्ट्रक्चर बताता हूँ जिसमें आपको प्लस एम और माइनस एम दोनों देखने को मिलेगा, ठीक है। देखो यही मैं बता देता हूँ। 4 हो गया ना, 4, नंबर 5 देखो, नाइट्रोसो वाला कंपाउंड देखो, नंबर 5, एन डबल बॉन्ड। ये अब यहां से लेकर के पहले चलो, क्या जो डायरेक्टली कनेक्टेड है क्या उसके पास लोन पेयर है, बिल्कुल है। देखो नाइट्रोजन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो लोन पेयर है। लोन पेयर है, बिल्कुल है। अगर लोन पेयर है तो प्लस एम बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। अब सेकंड पे आ जाओ, क्या डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड भी, डबल बॉन्ड है, बिल्कुल। तो अगर डबल बॉन्ड है तो हम क्या बोलेंगे, माइनस एम बोलेंगे। तो भाई प्लस एम भी है, माइनस एम भी है, तो डोमिनेट कौन करेगा, प्लस एम या माइनस एम। तो यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंटली बताते हैं, एक्सपेरिमेंट से बताते हैं कि प्लस एम होगा या माइनस एम होगा। हाँ, हालांकि आपको याद करना तो याद कर सकते हो कुछ इस तरीके से कि देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज। और अगर इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, इसका नेचर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा तो कौन सा इफेक्ट डोमिनेट करेगा, माइनस एम करेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला, माइनस एम डोमिनेट्स ओवर प्लस एम, ठीक है, प्लस एम। क्लियर है। तो इसको नोट डाउन करो। एक और चीज, कभी कभी क्या रहेगा कि मेसोमेरिक इफेक्ट भी होगा, इंडक्टिव इफेक्ट भी होगा। अब उस केस में आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि मेसोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट करेगा या फिर इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करेगा, ठीक है। तो वो भी मैं नोट करके लिखवा रहा हूं, पहले इसको नोट डाउन करो। देखो तो नोट करके लिखिएगा कि generally mesomeric effect dominates over inductive effect, दैट इज, जैसे मान लो कोई ग्रुप है OH ग्रुप, जैसे मान लो कोई ग्रुप है लाइक अल्कोक्सी ग्रुप, जैसे मान लो कोई ग्रुप है NH2 ग्रुप। तो इन सब में क्या होता है बताओ, ये सारे के सारे प्लस एम वाले भी हैं, प्लस एम वाले भी हैं और माइनस आई वाले भी हैं। तो मैंने क्या लिखा है कि मेसोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पे इसका टेंडेंसी क्या होगा, प्लस एम का क्या होगा, ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू माइनस है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। साथ में एक और चीज लिख सकते हो कि
चलो ये तो ठीक है, मेसोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट, लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है कि इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर मेसोमेरिक इफेक्ट भी होता है, ठीक है। उसके लिए एक और एग्जांपल लिख लो, नोट इन केस ऑफ हैलोजन, हैलोजन, हैलोजन का मतलब क्या है, एक्स, फ्लोरीन होगा, फ्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, आयोडीन होगा, तो यहाँ पे क्या होता है, प्लस एम भी होगा, क्योंकि इसके पास क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, प्लस एम भी होगा, और क्या होगा, माइनस आई भी होगा, यहाँ पे माइनस आई भी होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर मेसोमेरिक इफेक्ट, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस एम से ज्यादा क्या होगा, माइनस आई होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, क्लियर है। एक और चीज, जो प्लस एम होता है वो रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाता है या घटाता है, बताओ, प्लस एम, यहाँ पे नोट करके लिख लो, है ना। जैसे अभी मैंने आपको थोड़ा देर पहले फेनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख करके दिखाया था, तो फेनॉल क्या किया, उसका जो ऑक्सीजन का के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, उन्होंने रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या किया, बढ़ाया, राइट। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे कि प्लस एम इफेक्ट increases the electron density in the ring, and minus m effect decreases the electron density in the ring, ठीक है। तो अगर रिंग से अगर जो भी कनेक्टेड है प्लस एम वाला माइनस एम वाला, जो प्लस एम क्या करता है, रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाता है, क्योंकि उसका नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, और माइनस एम क्या करता है, उसका नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इसलिए वो रिंग से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या करता है, डिक्रीज करता है, क्लियर। मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देना चाहता हूँ, पहले इसको नोट डाउन करो जल्दी से, देखो ये हो गया, क्वेश्चन ये है कि कंपेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग, ठीक है, कंपेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग, ठीक है, कुछ इस तरीके से है, CH2 नेगेटिव, है ना, कुछ इस तरीके से NH नेगेटिव, और ये कुछ इस तरीके से है ऑक्सीजन नेगेटिव। ये नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है, सारे के सारे क्या है, प्लस एम देने वाले हैं, रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा, तीनों की तीनों। लेकिन कौन सबसे ज्यादा रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएगा, जो ज्यादा टेंडेंसी होगा, जिसके पास ज्यादा टेंडेंसी होगा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का। तो मुझे एक बात बताओ कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। तो अगर ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेंडेंसी ज्यादा है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नेगेटिव चार्ज तो ज्यादा स्टेबल होता है ना ऑक्सीजन के ऊपर। तो अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है यहाँ पे, तो क्या ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, आंसर इज नो, ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा। और अगर ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, तो क्या यहाँ पे बेंजीन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। तो फिर किसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगा, कार्बन वाले में, क्योंकि कार्बन क्या होता है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कम स्टेबल होगा, यहाँ पे ज्यादा स्टेबल होगा। तो बताओ, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा 1 में, उसके बाद 2 में, उसके बाद क्या हो जाएगा 3 में, ठीक है। इसको नोट डाउन करो। इसके बाद लास्ट हम बात करते हैं क्या,
कि जिस तरीके से हमने ऑर्डर ऑफ माइनस आई पढ़ा था, प्लस आई पढ़ा था इंडक्टिव इफेक्ट के केस में, यहाँ भी हम लोग बात करेंगे प्लस एम इफेक्ट का ऑर्डर और माइनस एम इफेक्ट का ऑर्डर। ठीक है, तो चलो इसको नोट डाउन करो जल्दी से। देखिए अब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ प्लस एम एंड माइनस एम इफेक्ट। देखिए हो गया ना। तो सबसे पहले लिखेंगे प्लस एम। ठीक है, ऑर्डर ऑफ प्लस एम, ऑर्डर ऑफ प्लस एम। ठीक है, देखो प्लस एम इफेक्ट का ऑर्डर वैसे ही लिखेंगे जिस तरीके से हमने इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर लिखवाया था आपको। ठीक है, देखो क्या होगा, CH2 नेगेटिव, उसके बाद NH नेगेटिव, उसके बाद O नेगेटिव। ठीक है, यहां तक तो सेम ही था वहां भी, है ना। इसके बाद लिखना है क्या, NH2 NHR, उसके बाद NR। ठीक है, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये तो अभी मैंने आपको बताया कि कार्बन का टेंडेंसी क्या होगा, ज्यादा होगा, उसके बाद नाइट्रोजन का होगा, उसके बाद क्या होगा, ऑक्सीजन का होगा, है ना। कार्बन का टेंडेंसी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। इन तीनों का भी मैंने एग्जांपल आपको कराया, राइट। उसके बाद क्या होगा, NH2 होगा, उसके बाद क्या होगा, NHR होगा, उसके बाद क्या होगा, NR2 होगा। ठीक है, अब आप बताओ कि इसके बाद क्या होने वाला है। NH2 भी हो गया, NHR भी होगा, NR2 भी होगा। ये आपका 1 डिग्री मीन है ना, ये क्या है 2 डिग्री, और ये आपका क्या है 3 डिग्री। ठीक है, इसके बाद ऑर्डर होता है अल्कोहल, उसके बाद क्या होता है OR, है ना। ये मैं बताऊंगा अभी, इसमें मैक्सिमम लोगों को क्या होता है, कंफ्यूजन होता है कि पहले OR का होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, अल्कोहल। मैं बताता हूं क्यों होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा बताओ, इसके बाद होता है अमाइड, कुछ इस तरीके से। इसके बाद होता है एस्टर। ठीक है, तो ये जो आपका ऑर्डर है किसका है, प्लस एम का। अब हम बात करते हैं माइनस एम का। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि अल्कोहल का क्या होगा या फिर अल्कोक्सी ग्रुप का होगा। ठीक है, बात करते हैं माइनस एम, ऑर्डर ऑफ माइनस एम। माइनस एम में क्या है, जैसे मान लो एक तो हो गया CH2 प्लस, उसके बाद NO2, उसके बाद CN साइनाइड है, उसके बाद C डबल बॉन्ड OH है ना, अल्डिहाइड, उसके बाद कीटोन एंड देन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, देखो माइनस एम में तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। मैक्सिमम बच्चे का डाउट होता है कि सर ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से अटैच है, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, अल्काइल ग्रुप से अटैच है। तो अल्काइल ग्रुप का जो टेंडेंसी होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का होता है। तो यहाँ पे चलो एग्जांपल ले लेता हूँ, नीचे ऑक्सीजन हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्या ऑक्सीजन और साथ में क्या है कोई अल्काइल ग्रुप, मान लो CH3। तो बिल्कुल सही बात है, असर्शन है रीजन में आप फंस जाओगे कि ये जो CH3 होता है उसका टेंडेंसी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का होता है। ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो भाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अगर ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा तो वो तो इजीली डोनेट कर सकता है ना, और अगर वो इजीली डोनेट करेगा इसका मतलब क्या है, इसका प्लस एम क्या होगा, ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस, राइट। बट बात वो नहीं है, बात ये है, देखिएगा ध्यान से, ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है ये कार्बन है। यहाँ पे हम लोग फैक्टर यूज करते हैं किसका, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का। मुझे एक बात बताओ, ऑक्सीजन और कार्बन में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा, आई मीन ऑक्सीजन का ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। तो यहाँ पे चलो मैं मान लेता हूँ कुछ डेल्टा 1, ठीक है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में इसका चार्ज कुछ होगा ना डेल्टा 2, नेगेटिव होगा दोनों का, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, डेल्टा ऑफ 2 और डेल्टा ऑफ 1, कहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा या यहाँ पे होगा, सोचो। देखो कार्बन और ऑक्सीजन में उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता, लेकिन वही अगर हम बात करें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि देखो ना ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है आपको पता है ना, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, इसका कितना होता है 4
3.5 3 और इसका कितना होता है 2.5, इसका 2.5, इसका कितना होता है 3.5, 3.5 एंड 2.5 इसका इतना डिफरेंस है कहाँ पे, ऑक्सीजन और कार्बन यहाँ पे। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कितना होता है अराउंड 2.1 के आसपास, 2.2। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस कहाँ पे जाता है, यहाँ पे जाता है। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। तो डेल्टा 2 का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगर डेल्टा 2 का वैल्यू ज्यादा होगा, अगर नेगेटिव चार्ज का वैल्यू यहाँ पे ज्यादा होगा, तो टेंडेंसी किसका ज्यादा होगा, अल्कोहल का या फिर अल्कोक्सी ग्रुप का। टेंडेंसी होगा किसका, अल्कोहल ग्रुप का ज्यादा होगा। और अगर अल्कोहल ग्रुप का टेंडेंसी ज्यादा होगा तो मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होगा उसका, ज्यादा होगा। प्लस एम क्या होगा उसका, ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्लस एम एंड माइनस एम इफेक्ट को याद कर सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, ऑर्डर ऑफ प्लस एम एंड माइनस एम। क्लियर है? चलिए, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।